नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे और पुराने मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट करा दिए। जो भी लोग उत्तराखंड के अंतर्गत समूह ग हो या चाहे कोई भी भर्ती हो जिसमें हिंदी कंपलसरी होती है, तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए ही तैयार किए गए हैं। और 20 नंबर क्योंकि आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, और ख़ासकर जो वीडियो VPTO का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। यदि आप सेशन पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है आज का, मूक का विलोम है। तो विलोम शब्द मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। तो देखो, मूक का विलोम, आपको विलोम का मतलब उल्टा, तो अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो सीधी सी बात है, जो मूक का मतलब होता है जो कम बोलता है ना, बिल्कुल शांत रहता है, तो उसे उसका विलोम हो जाएगा वाचाल, यानी कि बहुत अधिक बोलने वाला। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा सेकंड प्रश्न है, नूतन का विलोम है। तो नूतन का विलोम, नूतन का मतलब होता है नया। देखो, आपको प्रश्न का आंसर कैसे पता करना है। सबसे पहले तो आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि वो शब्द जो पूछा जा रहा है उसका अर्थ क्या होता है। तो नूतन का मतलब मैंने बताया नया। तो अब इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं, प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन या वर्तमान। तो देखिए, नूतन का मतलब क्या होता है, नया, है ना। तो पुरातन का मतलब हो जाएगा पुराना, जो उससे मिलता जुलता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा तरुण का विलोम है। तो सबसे पहले तो तरुण का फिर आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो तरुण का मतलब होता है, क्या होता है, तरुण का मतलब होता है युवा, ठीक है, या जवान। तो उसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्ध। बालक तो नहीं होगा, आपको पता ही है। युवा खुद तरुण का ही पर्यायवाची हो जाएगा, और अबला यानी कि जो निर्बल स्त्री होती है उसके लिए अबला शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, ह्रस्व का विलोम है। फिर से आपको ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। जो वर्णमाला जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने ह्रस्व, स्वर, दीर्घ स्वर इस तरह से आपको पढ़ाए थे। तो ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न है, संपन्न का विलोम है। फिर से आपसे, क्योंकि देखो विलोम शब्द भी बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो 5 प्रश्न हैं वो विलोम शब्द से लिए हैं। संपन्न का विलोम है। तो संपन्न मतलब जो बिल्कुल संपन्न है, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, और उसका ठीक विपरीत निर्धन, विपद या अस्थिर। तो निर्धन तो होगा जिसके पास धन की कमी है। संपन्न क्या है, जिसके पास संपन्न का मतलब है जिसके पास धन भी है, संपत्ति भी है, चल अचल संपत्ति भी कई तरह की होती है ना। तो संपन्न उस व्यक्ति को कहेंगे जो सभी सुख सुविधाओं से भरपूर है, उसे संपन्न कहेंगे। लेकिन निर्धन व्यक्ति क्या होगा, जिसके पास केवल धन की कमी हो सकता है और सुख सुविधाएं हो, धन की कमी हो, है ना। तो यहाँ पे निर्धन तो इसलिए कट जाएगा, है ना। और निर्धन का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो धनवान उसका हो जाएगा। विपद भी नहीं होगा और अस्थिर भी नहीं होगा, है ना। तो विपन्न यहाँ पे हो जाएगा। विपन्न मतलब जिसके पास ये सारी चीज़ें ना हो, धन के साथ साथ अन्य चीज़ें भी ना हो, तो उसे कहते हैं विपन्न। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, संपन्न व्यक्ति है यानी कि शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी उसके पास सभी सुख सुविधाएँ हैं, यानी कि शांत है वो शारीरिक रूप से, यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारी फिजिकल, या कह सकते हैं कि जो आसपास की चीज़ें हैं, जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ मानसिक शांति का होना, तो उसे हम संपन्न कह सकते हैं। लेकिन विपन्न का मतलब जो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी संपन्न नहीं है, ठीक है, तो उसे विपन्न कहेंगे। चलिए इसके बाद देखिए, छठा प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तनी हमेशा आपसे पूछी जाती हैं और आपको फिर कन्फ्यूजन होता है। देखो 4 ऑप्शन आपके पास लगभग सेम लग रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको चयन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। तो आपको अपने आंसर तक कैसे पहुँचना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, अशुद्ध यानी कि 3, पहले तो हम पढ़ने में ही गलती कर देते हैं कई बार, है ना, आपने देखा भी होगा।
तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को 2 से 3 बार। तो आपसे पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी, यानी कि एक वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है, 3 शुद्ध हैं, ठीक। तो देखो आपके पास प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको सेम दिख रही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। उज्ज्वल भी ऐसे ही लिखा जाता है, प्रज्वलित भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए समुज्ज्वल और समुज्ज्वल, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए सीधी सी बात है, जो समुज्ज्वल है डी वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध वर्तनी जो है वो समुज्ज्वल की यहाँ पर है, ठीक है। समुज्ज्वल ऐसे सही होता है। अब आप क्या करेंगे, कॉपी पेन लीजिए और अपनी नोटबुक में इन तीनों वर्तनियों को लिख लीजिए और बार बार उसे लिखिए, बार बार उसको देखिए, बहुत गौर से देखिए कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ताकि जब भी आपसे इन तीनों में से कोई भी शब्द आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसकी वर्तनी अशुद्ध ना करें, है ना। चलिए इसके बाद 7वां हमारा प्रश्न है, फिर से आपसे वर्तनी पूछ रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि एक वर्तनी अशुद्ध है, 3 सही हैं, ठीक है। तो देखो पारलौकिक बिल्कुल सही है, इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है और मैंने इक प्रत्यय आपको पढ़ाया था कि जिस भी शब्द में इक प्रत्यय लगता है उसका जो पहला स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। तो परलोक मुख्य शब्द है, ठीक है, परलोक, और परलोक शब्द में इक प्रत्यय लग जाएगा तो वो पारलौकिक हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन निश्चेष्ट, दुर्धर्ष और आशीर्वाद। आशीर्वाद भी बिल्कुल सही लिखा है, दुर्धर्ष भी सही लिखा है। निश्चेष्ट जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। निश्चेष्ट की वर्तनी क्या है, यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। निश्चेष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है। निश्चेष्ट कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। निश्चेष्ट जो शौ है यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि निश्चेष्ट की वर्तनी ऐसे लिखा जाएगी, ना कि जो यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो इस 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा, बी की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब फिर से आपको वर्तनी पूछी जा रही है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जा रही है, यानी कि 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है, ठीक है। धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबीन। तो बताइए कौन सा सही है। वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर लगाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, धोबिन। धोबी का स्त्रीलिंग हो जाएगा धोबिन, ठीक है। तो देखो कई बार लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि हम जब धोबी लिखते हैं तो धोबी इस तरह से हम लिखते हैं, तो कई लोग धोबीन कर देते हैं उसका, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो कई लोग इसमें नौ जोड़ देते हैं और धोबीन बना देते हैं, गलत हो जाएगा आपका। धोबी का स्त्रीलिंग हो जाएगा धोबिन, ठीक है, ध्यान रखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, फिर से आपसे शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है और 4 ऑप्शन आपके पास सेम टू सेम आपको लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अंतर है और उसी अंतर को आपको पहचानना है। तो देखिए भागीरथी, 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 भागीरथी। तो बताइए कौन सा सही है। भगीरथी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। भागीरथी ऐसे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बताइए कौन सा है। विरहिणी, विरहणी, विरहिणी, विरहणी। तो बताइए कौन सा सही है। बिल्कुल आपका जो सी ऑप्शन है, विरहिणी, इस तरह से लिखा जाता है, विरह से विरह बना है विरहिणी, ठीक है। विरहिणी यानी कि जिस स्त्री का जो प्रेमी है या पति है वो उससे दूर रहता हो, तो ऐसी स्त्री को कहते हैं विरहिणी। कई बार आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब पूछा जाता है तो ऐसा आपसे प्रश्न बनते हैं कि जिस स्त्री का पति दूर हो या जो प्रेयसी अपने प्रेमी से दूर है उसे क्या कहेंगे, तो उसे विरहिणी कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद 11वां प्रश्न है हमारा, जीव का पर्याय है। तो देखो पर्यायवाची भी बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे और मैंने ट्रिक के द्वारा आपको पर्यायवाची पढ़ा रखे हैं, तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप आंसर लगा पा रहे होंगे। देखो जीव का जो पर्यायवाची है, वचन, रचना, ध्वनि या जीव। तो देखो जीव नहीं, अगर जीव होता यहाँ पे तो हम मान सकते थे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो जीव तो नहीं होगा, है ना। जीव का मतलब जो प्राणी होते हैं उसे जीव कहते हैं, तो ये भी कट जाएगा। ध्वनि भी नहीं होगा, वचन भी नहीं होगा। वचन मतलब बोली, जो बोलते हैं हम, वाणी क्या होता है, तो वचन हो जाता है ना।
लेकिन यहाँ पे एक ही है रसना। रसना इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रस है, जो भी स्वाद होता है उसका हम टेस्ट कैसे करते हैं, जीभ के द्वारा करते हैं, इसलिए उसको एक रसना भी कहते हैं। ठीक है, रस को लेने वाली। चलिए इसके बाद 12वां प्रश्न है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक मतलब जो बिल्कुल बनावटी नहीं है, जो अपने आप में नेचुरल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, नेचुरल जब मैंने कह ही दिया है तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर इसका विलोम आपसे पूछा जाए तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। कृत्रिम का मतलब बनावटी। ठीक है, जो आर्टिफिशियल होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 13वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। आपसे फिर पूछ रहा है नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो कटी, हस्त, पाणी या कर। तो देखिए, हस्त का मतलब तो हाथ होता है, पाणी का मतलब भी हाथ होता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, वीणा पाणी, किसको कहते हैं, कमेंट करके लिखिए मुझे, वीणा पाणी किसे कहते हैं, किस देवी को वीणा पाणी कहते हैं। तो पाणी का मतलब होता है हाथ। ठीक है, तो अब आपको पता चल ही गया होगा किसको कहते हैं, और वीणा का मतलब आपको पता ही है। तो देखो, पाणी भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो पाणी भी सही है, हस्त भी सही है, और कर, तो कहते हैं ना कि हम आपको करबद्ध प्रणाम करते हैं। करबद्ध का मतलब हाथ जोड़कर, करबद्ध हाथ जोड़कर, बद्ध मतलब बांधना। ठीक है, तो कर का मतलब भी हाथ होता है, हस्त का मतलब भी हाथ होता है, पाणी का मतलब भी हाथ होता है, कटी का मतलब हाथ नहीं होता है। ये ध्यान रखना आपको। इसका मतलब 13वें प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, और यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं मुहावरे। ठीक है, 9 2 11 हो जाना बहुत फेमस मुहावरा है, आप बचपन से ही इसे पढ़ते आए होंगे, कक्षा 1 2 से ही आपने सुना होगा। तो 9 2 11 होने का मतलब सीधी सी बात है, भाग जाना। ठीक है, 15वां हमारा प्रश्न है, ये भी हमारे मुहावरों से ही है। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है। तो ये लोकोक्ति है बेसिकली। ठीक है, तो आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब क्या होता है, हाँ, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, यानी कि आधा तीतर आधा बटेर, कोई आधी चीज़ कुछ और है, आधी चीज़ कुछ और है, और इन दोनों का ही आपस में क्या हो गया, मिश्रण हो गया है। तो यानी कि बेमेल, जिनका आपस में कोई मेल नहीं है, उनका मिश्रण हो जाना, उसे कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर हो जाना। ठीक, 16वां प्रश्न है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। देखो, बहुत फेमस ये लोकोक्ति है, और कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछी भी गई है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैंने ये लिया है, और बहुत बार पूछा गया था, और आने वाले पेपरों में भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो देखो, कपास क्या है, यहाँ पे खोखली या जो निचली दर्जे की चीज़ें होती हैं उसका प्रतीक है ना। और हरि भजन यानी कि उच्च दर्जे की चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा कि उच्च लक्ष्य को छोड़कर साधारण लक्ष्य में शक्ति गंवाना। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको याद करवाती हूँ। देखो, जैसे मान लो आपने टारगेट रखा है कि आपको पीसीएस या आईएएस की तैयारी करनी है। पीसीएस मैं स्टेट लेवल की अगर बात करूँ तो आपने हाईएस्ट अपने दिमाग में रखा है कि उत्तराखंड के अंदर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है, आपने उच्च लक्ष्य रखा है। ठीक है, अब जब आप तैयारी करने जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारा बर्डन है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे कोचिंग सेंटरों में आप गए, भीड़ देखी आपने, बहुत ज़्यादा लोग आपसे आगे थे, आपको फिर आपके अंदर क्या आ गई कि हीन भावना आपके अंदर आ गई। ठीक है, और आपने सोचा कि नहीं, मैं पीसीएस नहीं करूँगा, मैं समूह ग की तैयारी में लग जाता हूँ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप आए थे हरिभजन को, यानी कि घर से निकले थे ये सोच करके, ये कह करके कि मैं क्या कर रहा हूँ, पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आप करने क्या लग गए, समूह ग की तैयारी, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारा भार है, पढ़ना ज़्यादा पड़ता है या जो भी है। तो इसमें क्या हो गया, आपने लक्ष्य तो ऊंचा रखा था, लेकिन आप, या फिर कह सकते हैं कि समूह ग में भी अब तो पीसीएस के बराबर ही पढ़ना पड़ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि समूह ग छोड़ करके आप किसी प्राइवेट जॉब की ओर बढ़ गए। आपने सोचा कि कौन पढ़े इतना, और आप किसी प्राइवेट या कहीं भी आप छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया, अपना जो उच्च लक्ष्य रखा था उसको छोड़ करके आप किसी साधारण लक्ष्य में
अपनी शक्ति गंवा रहे हो। जबकि जब घर से निकले थे आपको अपने पे विश्वास था कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन वहाँ जाते ही आप क्या हो गए, हीन भावना से ग्रसित हो गए और आपने अपना लक्ष्य छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस लोकोक्ति को क्या कर दिया, साकार कर दिया कि आए तो थे हरि भजन को लेकिन ओटन लगे कपास। तो अब आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आप इस मुहावरे को या इस लोकोक्ति को अपने पे सही सिद्ध मत करिए। जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर आप निकले हैं, उसको ज़रूर अचीव करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द का चयन कीजिए। अब देखो, विशेषण और विशेष्य, ध्यान रखना, दो चीज़ें हैं। विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण कहते हैं जिस शब्द से उसकी विशेषता बताई जाती है। देखो, जैसे मैं यहाँ पे कहूँगी, मैं उदाहरण से आपको समझाती हूँ। सुंदर लड़की है। देखो, यहाँ पर एक शब्द है लड़की, ठीक है, और लड़की या सीता कहें, यहाँ पे उसकी विशेषता क्या है, सीता की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो इस शब्द में ये लड़की जो है वो हो जाएगा हमारा विशेष्य। ध्यान रखिएगा, विशेष्य, ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं, सीता जिसका नाम है, और उस लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर। तो ये जो सुंदर शब्द है ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विशेषण और विशेष्य में यही अंतर होता है। तो हम देखते हैं कि जो अब हमें यहाँ पर एक ऐसे शब्द का चयन करना है जो विशेष्य है। तो देखो, विशेषण, अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास शब्द दिए हुए हैं, कोई वाक्य नहीं दिया गया है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण से समझाया, वाक्य, उसमें वाक्य था सीता विशेष्य है और सुंदर क्या है, विशेषण है ना। लेकिन यहाँ पे कोई वाक्य आपको नहीं दिया हुआ है। अब थोड़ा पेपर टफ बनने लगे हैं, अब आपको इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे और वहाँ पे आपसे सेम प्रश्न पूछा जाएगा कि विशेष्य शब्द बताइए। तो आपको कैसे बताना है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी ऐसे शब्द आ जाएं तो उनको वाक्य में प्रयोग करके देखिए कि क्या वो किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो देखो, जैसे हम कहेंगे, एक एक करके हम इनको वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। आसीन, मधुर, कर्मठ। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कर्मठ व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या होती है कि वो कर्मठ है। कर्मठ एक विशेषण है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कर्मठ शब्द है वो विशेषण है, ठीक है, और व्यक्ति विशेष्य उसका हो जाएगा। तो कर्मठ तो कट गया, क्योंकि कर्मठ क्या है, विशेषण है। हम कर्मठ क्या कर रहे हैं, किसी की विशेषता बता दें कि वो कर्मठ है, तो कर्मठ विशेषण हो जाएगा। मधुर आवाज़, जैसे हम कहेंगे मधुर आवाज़, तो आवाज़ की विशेषता क्या है कि वो मधुर है। इसका मतलब मधुर भी विशेषण है, न कि विशेष्य, तो ये भी कट जाएगा। आसीन, तो अब आसीन, आसीन राजा, भाई आसीन राजा होता है ना, राजा की विशेषता क्या है कि वो आसीन है किस पर, अगर हम इसको पूरा लिखें तो गद्दी पर आसीन ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो आसीन राजा की विशेषता क्या है कि वो गद्दी पर आसीन है। तो आसीन भी क्या है, विशेषण है। इसका मतलब अग्नि जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पे विशेष्य है, ना कि विशेषण, ठीक है। तो ध्यान रखना, अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 17वां हो गया। 18वां प्रश्न हम कर लेते हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब देखो, ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो हो सकता है आप थोड़ा इजीली कर लो, लेकिन जो पहला अभी 17वां था वो थोड़ा सा आपको उसमें सोचना पड़ सकता है ना। तो देखिए, वह नौकर नहीं आया, तो अब देखो वाक्य में विशेषण कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण के भी भेद होते हैं और यहाँ पे आपको सारे भेद दिए हुए हैं, 5 भेद विशेषण के होते हैं, ठीक है। तो देखो, वह नौकर, नौकर की बात हो रही है, लेकिन उसके पहले हमारे पास एक शब्द जुड़ा हुआ है वह, और वह क्या है, सर्वनाम है। तो जिस शब्द के पहले सर्वनाम जुड़ जाता है तो उस शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो नौकर की विशेषता क्या है, वह से उसको इंडिकेट किया जा रहा है ना।
तो यहाँ पे सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ध्यान रखना, विशेषण क्या था? जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कह रहे हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है ना। तो देखो विशेष्य क्या है यहाँ पे? पानी। क्यों, कैसे है? देखो पानी की बात हो रही है, पानी कैसा है? ठंडा। अगर आपसे पूछा जाता कि विशेषण शब्द बताइए, तब आप ठंडा कर लेते, क्योंकि पानी कैसा है? ठंडा है। पानी की विशेषता कैसी है? कि वो ठंडा है। तो यहाँ पर पानी क्या है? हमारा विशेष्य है, और ठंडा क्या है? हमारा विशेषण है। ध्यान रखना, ठंडा विशेषण हो जाएगा और पानी विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? अब देखो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जाता कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र में विशेषण क्या होगा, तब तो आपका आ जाएगा प्रतिभा संपन्न। छात्र की विशेषता क्या है? कि वो प्रतिभा संपन्न है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसका जो ये एक प्रतिभा संपन्न छात्र है, इसको अगर हमें एक वर्ड में या एक शब्द में डिफाइन करना हो या बताना हो, तो हम उसके लिए कौन सा विशेषण प्रयोग करेंगे? यानी कि इस छात्र शब्द को हटा करके प्रतिभा संपन्न जो वाक्य है हमारे पास, उसके लिए हमें एक शब्द इनमें से ढूंढना है। तो कुशल, चतुर, अध्ययनशील, तो उसके लिए कौन सा आएगा? कुशल तो नहीं आएगा। कुशल का प्रतिभा का मतलब जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, जो हर तरह से संपन्न होता है ना। चतुर भी नहीं आएगा, और अध्ययनशील जो केवल अध्ययन में रत रहता है, उसके लिए भी नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, मेधावी ऐसे बालक को हम कहते हैं। एक प्रतिभा संपन्न बोले या मेधावी बोले, एक ही बात होती है, दोनों एक ही चीज़ें। ठीक है। तो छात्र, मेधावी छात्र, अगर हम ऐसे लिखें तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। मेधावी छात्र या एक प्रतिभा संपन्न छात्र, तो दोनों ही एक ही हैं। तो मेधावी क्या है? विशेषण है। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र कहें या मेधावी छात्र कहें, दोनों ही क्या हैं? विशेषण हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर यहाँ से कुछ समझ में आया होगा। सेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत करिए। और कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट? क्या आप और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस टॉपिक को लेकर के आप कंफ्यूज रहते हो या आपको नहीं आता है, वो भी ज़रूर लिखिएगा। मैं आपका कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर करूँगी। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें। नमस्कार।